अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राअत पाकिस्तान। ये बात हमें सुनाई दे रही है पीटीआई की तरफ से, पीटीआई में जो जाते हैं बानी चेयरमैन को मिलने वो बाहर निकल के यही पैगाम देते हैं। कुछ पहले ये खबर थी कि शायद तारीख कंफर्म्ड है या नहीं कंफर्म, फिर उन्होंने कहा जी ये ऑर्डर है पीटीआई के चेयरमैन का तो यही होगा, यानी बानी चेयरमैन का। दूसरी तरफ पीआईए की निजकारी की बात थी, बड़ी धूम से ये निकला था काफिला, लेकिन फिल वक्त अब ये तय हो गया कि अभी जो बिड थी उसको यानी डिक्लाइन कर दिया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। 10 अरब की जो बिड थी, एक्सपेक्टेशन 85 बिलियन की थी, इस पर क्या होगा। और उसके साथ साथ फिर जो मामलात हैं स्मॉग के, और पहले पंजाब तक था मामला, अब इस्लामाबाद भी आ गया। लोग कह रहे हैं कराची की वहाँ से पैगाम आया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कि आ जाएं जी, उठें और मूव टू सिंध, यहाँ हालात बेहतर हैं। मामला बड़ा सीरियस है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ नाजरीन दो एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं जिनकी गहरी नज़र है इन तमाम मामलात पे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जावेद चौधरी साहब, सीनियर एनालिस्ट, राइटर, अपना प्रोग्राम करते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पे कल तक। और हमारे साथ हैं मोहम्मद मालिक साहब, एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, प्रोग्राम अपना करते हैं खबर विद मालिक ऑन ARY न्यूज़। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आने का प्रोग्राम में। जावेद चौधरी साहब, आप बताइएगा ये नवंबर 24 की डेट को अब आप कैसे देखते हैं? शेर आया वाली बात है। देखिए इमरान खान साहब की तरफ से बार बार कॉल्स दी गई हैं और हर कॉल को आखिरी कॉल समझ के ये कहा गया है कि कफन बांध लें, बाहर निकलें, और जब तक मैं ना कहूं आप लोगों ने वापस नहीं आना। 5 जो अक्टूबर की कॉल थी वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फाइनल कॉल थी, और उसमें इमरान खान साहब ने ये कहा था कि रेड जोन में जाके आपने बैठ जाना है, जब तक मैं नहीं कहूंगा आपने वहां से उठना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद गंडापुर साहब वहां पहुंचे नहीं, बल्कि उनका काफिला पीछे रह गया। वो वहां आए और उसके बाद वो गायब हो गए। फिर वो 22 अजला घूम के वापस पेशावर से उनका ज़हूर हुआ। और फिर इमरान खान साहब के साथ जब पार्टी की मुलाकात हुई तो वो इमरान खान साहब बहुत नाराज थे। गौहर खान साहब से उन्होंने शिकवा किया कि मैंने ये कहा था कि आप लोगों ने वहां पहुंचना है और उठना नहीं वहां से, तो वहां से उठने का फैसला किसने किया? तो बताया गया जी ये गंडापुर साहब ने किया था। फिर उसके बाद इमरान खान साहब की गंडापुर साहब के साथ कोई मुलाकात नहीं हो सकी, बल्कि वो खासे नाराज है गंडापुर साहब से। अब उन्होंने अलीमा खान साहबा को क़यादत दी है पार्टी की, और इनका ख्याल ये है कि क्योंकि पार्टी के अंदर जो भी आज तक इस टाइप के एहतजाज हो सके उसके अंदर एक जज्बाती अंसर नहीं था, यानी एक ब्लड रिलेटिव नहीं था जो फ्रंट फुट पे खेल सके। तो इसको अब इमरान खान साहब को कई लोगों ने मशवरा दिया है कि आप माजी देखें कि जब कायदे मोहम्मद अली जना निकले थे तो उनके साथ उनकी बहन थी फातिमा जना, और उन्होंने बड़ा मेन रोल अदा किया था क्योंकि वो ब्लड रिलेटिव थे उनके। फिर जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जो केस था उसको उनकी बेगम ने, उनकी बेटी ने उठाया था। फिर आसफ अली जरदारी साहब के लिए उनकी जो बेगम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लड़ती रही हैं। फिर जब मियां नवाज शरीफ साहब को जेल हुई, गिरफ्तार हुए, तो बेगम कलसूम नवाज साहबा मैदान में आई। तो आप अपने किसी ब्लड रिलेटिव को या बहुत करीबी रिश्तेदार को सामने लेके आए ताकि उसका एक जज्बाती पहलू सामने आए, उससे फिर आवाम बहुत ज्यादा मूव होते हैं। तो अब अलीमा खान साहबा को उन्होंने क़यादत दी है, और इस क़यादत का एक बड़ा दिलचस्प जो फिनामिना है वो ये है कि इस बार पार्टी के तमाम लोगों से कहा गया है कि जो MPAs हैं, जो MNAs हैं, जो सेनेटर्स हैं और जो टिकट होल्डर्स हैं, वो ख्वाह जीते हों या ना जीते हों, लेकिन उनके पास पार्टी का टिकट था, तो वो सब लीड करेंगे। यानी जो फ्रंट रो होगी या सेकंड रो होगी या थर्ड रो होगी, 4 रो होगी, उसके अंदर ये लोग शामिल होंगे, और उसके बाद फिर बाकी वर्कर्स जो उससे पीछे होंगे। उसकी वजह यह है कि पार्टी ये अंदाजा कर सकेगी कि कौन कौन से लोग आए हैं, कौन से नहीं आए, और कौन से पार्टी के साथ वफादार नहीं है। तो इस बार अलीमा खान साहबा जो हैं वो मैदान के अंदर आएंगी, वो सबकी हाजिरी भी लगाएंगी, इसको लीड भी करेंगी, और फिर इमरान खान साहब को रिपोर्ट भी करेंगी कि सूरत है क्या। इमरान खान साहब को वैसे अपने लोगों पे ऊपर बहुत ज्यादा एतमाद नहीं है और एक डिस्ट्रस्ट है उनके सामने, और इसलिए वो चाहते हैं कि अब उनकी फैमिली के लोग जो हैं वो सामने आए। हो सकता है आने वाले दिनों में बुशरा बीबी को भी कोई पोजीशन मिल जाए और वो भी इसी तरह प्रोटेस्ट को की क़यादत कर सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 24 नवंबर का जो प्रोटेस्ट है उसका कोई बहुत ज़्यादा नतीजा निकल सकता है, क्योंकि हालात ज़ाहिर इकनॉमिकल बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान थोड़ा सा प्रॉस्पर भी कर रहा है, स्टेबिलिटी भी आई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं अगर कुछ थे तो निकल के थक गए हुए हैं।
अब उनके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो बार बार आए, क्योंकि हर महीने प्रोटेस्ट हो रहा है। आप देख लें, आप जून में देख लें, फिर जुलाई में देख लें, फिर अगस्त में देख लें, फिर सितंबर में देख लें, फिर अक्टूबर में देख लें, अब नवंबर में देख लें। हर महीने जब वर्कर से कहा जाएगा बाहर निकलो, तुम्हारे खून की जरूरत है, तो कितना खून होगा उस बेचारे के अंदर और कितना खून दे देगा वो पार्टी को। ये माने कभी आप सुन रहे थे जावेद चौधरी साहब कह रहे थे, उन्होंने कहा कि जी कोई लगता नहीं कि ये ठंडा काम ही होगा, और दूसरा उन्होंने कहा क़यादत लगता है वलीमा खान को दे दी गई है। नहीं, देखें, हलीमा खान की अनाउंसमेंट तो वाकई इंपॉर्टेंट है, और ये शो करता है कि जो सारे हम कह रहे हैं कि काफी ग्रुप्स गंडापुर साहब के साथ, फिर अली अमीन का केपी के अंदर ग्रुपिंग बहुत स्ट्रांग हुई भी, इसमें तो कोई शक नहीं है। मरवत साहब भी अभी उन्होंने कल परसों भी कह दिया ऑफिशियली कि जी हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। और इसलिए जब हलीमा खान ने आके अनाउंस किया तो बड़ा कैटेगोरिकली फिर इसमें कोई डाउट नहीं रहा कि खान साहब का ये हुक्म है। और आपको याद है सवाबी के जलसे में तो सारे कह रहे थे कि जी तय हो गया है, जो बात आगे गंडापुर साहब करेंगे वही बात होगी। तो ये एक चेंज तो आया है। इशू ये नहीं है कि कॉल आई है, ये आनी थी कॉल, लेकिन सिर्फ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सिर्फ 10 दिन के नोटिस पे एक इतना बड़ा डू एंड डाई की बात क्यों आई है। आपको याद है 2014 का धरना हुआ था, तो ये जून का आखिरी हफ्ता था जब खान साहब ने अनाउंस किया था भावलपुर के जलसे में, और फिर धरना हुआ था 14 अगस्त को। तो जब इमरान खान खुद लीड कर रहे थे, लाखों के मजमे निकल रहे थे, उनका अपना कैरिज्मा था, इवन देन इट टुक हिम 40-45 डेज एक मोमेंटम बनाने के लिए। इन हालात में आई थिंक ये वो भी रियलाइज करते हैं कि 10 दिन के अंदर पार्टी के अंदर मार भी बहुत पड़ रही है खासतौर पर पंजाब में वर्कर्स को, और पंजाब ही से ही जब तक बात नहीं बनेगी वो बात उठेगी नहीं। केपी का जुलूस तो आ जाएगा, केपी पे तो उनकी गवर्नमेंट है, लेकिन पंजाब हैज टू बी अनलॉक। मेरा तो सवाल ये बनता है कि 10 दिन की इतनी इमरजेंसी क्या हुई है अचानक, क्योंकि गवर्नमेंट का भी बड़ा फर्क है अब में और 2 माह पहले में। सुप्रीम कोर्ट उनके हाथ में है, उन्होंने चीफ को भी एक्सटेंशन दे दिया, वो 5 साल का टर्म कर दिया उन्होंने। तो 2 उम्मीदें थी पीटीआई को। एक तो ये थी कि अक्टूबर में जब ये जाएंगे फैज ईसा साहब तो जस्टिस मंसूर बनेंगे चीफ जस्टिस, तो एक डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट होगी। फिर आने वाले नवंबर में अगर आर्मी चीफ चेंज होते तो फिर एक नई फौजी क़यादत आती, और उस पर भी बहुत ज्यादा इनकी पॉसिबिलिटी थी कि एक नई गेम्स ऑफ रूल सेट होते। तो गवर्नमेंट ने तो दोनों चीजें बंद कर दी हैं उनकी उम्मीदें। मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बने भी नहीं, और आर्मी चीफ का भी 5 साल का अब टेन्योर हो गया, तो वो चेंज भी नहीं हो रहा है एस्टैब्लिशमेंट में, टॉप मिलिट्री क़यादत में। सो 2 की इश्यूज पे गवर्नमेंट कंफर्टेबल है। फिर IMF का पैकेज भी हो गया, अब दोबारा एक सऊदी अरेबिया दूसरे एग्जेक्टिव भी इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट काफी कंफर्टेबल है। इसलिए इस 10 दिन के नोटिस पे हिलाना कोई इतना मजाक नहीं होगा। और दूसरा, आपको याद है जब 2014 का धरना हुआ था तो एस्टैब्लिशमेंट खान साहब को सपोर्ट कर रही थी, फिर भी 126 दिन के धरने के बाद गवर्नमेंट नहीं गिरी थी। अब तो एस्टैब्लिशमेंट खुल के प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ है। सो व्हाई नाउ एंड व्हाई इन सच अ हरी, दैट इज द क्वेश्चन। कि 10 दिन में एक जो हम सुन रहे हैं बात कि जी ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद जनरल फैज वाला कोई फैसला आ जाए और उससे रिलेटेड फिर इमरान खान साहब की मुश्किलात में और इजाफा हो। बिकॉज जो हम सुन रहे थे ये था कि इनकी इंटरनल डिस्कशंस में 2 डेट्स खान साहब को सजेस्ट की गई थी, एक 25 दिसंबर की और एक 20 जनवरी की, लेकिन खान साहब ने 24 नवंबर चुन लिया 10 दिन बाद। सो दे मस्ट बी सम अदर रीजन जो फ्रैंकली मुझे तो नहीं पता, हम सिर्फ उस पर गेस्टिमेट कर सकते हैं। आई थिंक होगा यार, मेरा भी ख्याल क्योंकि बहुत बड़ा धरना होगा नसीम यहाँ पे इस्लामाबाद में, लेकिन शायद डिफरेंट शहरों को ब्लॉक किया जाए। आप कराची ब्लॉक करते हैं, लाहौर ब्लॉक करते हैं, इस्लामाबाद के रास्ते ब्लॉक करते हैं, और अगर आप पूरे मुल्क में एक सीरीज ऑफ इवेंट्स क्रिएट होते हैं तो एक रिपल तो होगा और एक न्यूज भी बनती है। इज इट दैट बिग अ न्यूज के वॉशिंगटन नोटिस ले ले? बहुत से एलिमेंट्स हैं। फ्रैंकली मुझे 10 दिन की हर एक कॉल अभी तक ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन समझ नहीं आ रही, बिकॉज जितने भी आप अगर एनालिसिस करें तो बड़ी रश्ड कॉल है।
जी, ये जावेद ये जो कह रहे हैं कि रश्ट कॉल है, और एक जिस तरफ इन्होंने इशारा नहीं किया, बड़ी क्लियरली कहा कि ये इज दिस अबाउट गेटिंग वॉशिंगटन की अटेंशन, वो अब उसका कहा नहीं जा सकता, और उस अटेंशन का नतीजा क्या हो और क्या अटेंशन मिले या ना मिले, सियासी तौर पे ये कितना कितना एक फैसला है जो कि दैट विल ब्रिंग सम स्ट्रेंथ एंड सक्सेस टू पीटीआई, जो उसकी अभी पॉलिटिक्स है, ये बड़ा सवाल है जावेद साहब। अब देखिए, इसमें स्पेकुलेशंस ही हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इंफॉर्मेशन तो नहीं है जिसका ज़ाहिर है हम तज्जिया ही कह सकते हैं इसको। तीन मेन रीजंस कहा जा सकता है जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की तारीख रखी है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप की बात है जो अभी मालिक साहब ने जिसका जिक्र भी किया, और ये हकीकत है क्योंकि ट्रंप जो है वो एक बड़ा बिजी प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि इंटरनली बहुत ज्यादा इशू होंगे उसके लिए, और दूसरा ग्लोबली भी बहुत ज्यादा इश्यूज है जिसमें ट्रंप को आके इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो जो 100 की प्रायोरिटी है उसके अंदर इमरान खान साहब किसी जगह फिटन नहीं होते। तो जब वो 20 जनवरी को ओथ उठाएंगे तो उसके बाद मारामारी शुरू हो जाएगी अमेरिका के अंदर, और इतनी ज्यादा अफरा तफरी होगी कि उसके लिए इतना वक्त नहीं होगा कि वो इमरान खान साहब के बारे में सोच सके। तो पहली रीजन तो ये हो सकती है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा बिजी नहीं है, वो सिर्फ जाहिर है अभी प्रेसिडेंट नहीं है तो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आया। तो इस वक्त अगर पाकिस्तान के अंदर कोई न्यूज गर्म हो जाती है तो ट्रंप तक पहुंच जाएगी, और ट्रंप हो सकता है कि उससे कोई ना कोई एक जज्बाती वाबस्तगी इख्तियार कर ले और वो सोच ले कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैंने इमरान खान साहब को भी अपनी प्रायोरिटी में शामिल रखना है। एक रीजन ये हो सकती है। दूसरी रीजन ये है कि यहां पे क्योंकि स्मोक चल रही है पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर, तो इस स्मोक के अंदर जो अफवाज है या रेंजर्स है या पाक फौज है या फिर पुलिस है, वो शेलिंग नहीं कर सकेगी, क्योंकि शेलिंग का मतलब ही ये है कि स्मोक के अंदर आप मजीद इजाफा कर दें। तो वो इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक साहब को जो सबसे बड़ा खतरा होता था वो शेलिंग से होता था, क्योंकि ज़ाहिर जब आंसू गैस लाई जाती थी तो उसके बाद ज़ाहिर हर आदमी ना सांस ले सकता था। टीयर गैस की बात कर रहा हूं मैं, तो टीयर गैस की वजह से जाहिर है वो ज्यादा मसाइल पैदा होते थे। तो इस मौसम के अंदर टीयर गैसिंग जो है उसकी वो रूल आउट की जा सकती है, यानी बिल्कुल आप समझे मुमकिन ही नहीं है वो सरदस्त जो है इस वक्त। तो ये भी एक रीजन हो सकती है कि इमरान खान ने सोचा कि इसी के पीछे पीछे छुप के हम ये कर लेते हैं। और जो तीसरी वजह है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये एक वजह ऐसी है जिसके ऊपर जब भी जिक्र किया जाता तो हंसी निकल जाती। जब मुझे भी बताया था लोगों ने तो मेरी भी हंसी निकल गई थी। वो वजह यह है कि कहा ही जाता है कि ये जो ज्योतिष है या जो एस्ट्रोलॉजी है उसके मुताबिक नवंबर का महीना पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। नवंबर में पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। जितने नजूमी हैं आप इनसे आप पूछ लें, वो सब आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि नवंबर का महीना पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बदल सकता है, प्रेसिडेंट बदल सकता है, कोई जो आर्म फोर्सेज के चीफ्स है उनके अंदर कोई तब्दीली आ सकती है। तो पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ये चीज जो है ना, जितने इल्मे नजूम के माहिर हैं वो बार बार ये जिक्र कर रहे हैं। तो अगर इस चीज को भी देखा जाए तो रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि 24 नवंबर जो इमरान खान साहब ने तजवीज की है, हो सकता है उसका जो रीजन हो वो इल्मे नजूम हो, क्योंकि जितने नजूमी हैं वो सब यही कह रहे हैं। तो जब ये मुझे रीजन बताई थी कुछ लोगों ने तो मेरी भी हंसी निकल गई थी, और जब मैं भी लोगों के सामने रख रहा हूं तो वो भी मुस्कुराना शुरू हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन अगर इमरान खान साहब का प्रोफाइल देखें, उनकी बैकग्राउंड देखें, तो ये चीज बड़ी ऑब्वियस ही महसूस होती है कि वो इन चीजों पे बिलीव करते हैं। जैसे कि मार्च का महीना था, जब आपको याद होगा मार्च 2022 था, और बुश बीबी ने इमरान खान साहब से कहा था कि किसी तरीके से अगर आप मार्च क्रॉस कर लो तो उसके बाद आपकी जो मुसीबतें खत्म हो जाएंगी और आपकी पॉपुलैरिटी की पीक होगी। तो वो टाइम लेते रहे थे मार्च के महीने में, और जो अदम एतमाद हुआ अप्रैल के महीने में हुई। और ये वो बात है जो मुझे जनरल बाजवा साहब ने बताई थी। और उसके बाद फिर बुश बीबी ने कहा था कि आज के बाद आप देखें कि जितनी पॉपुलैरिटी आपकी माजी में थी उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें, 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, तो वो रिजल्ट निकलेगा। तो इसलिए हो सकता है कि 24 नवंबर की तरफ गए, लेकिन ये अगेन इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है। जी मालिक, ये इल्मे नजूम की बातें हैं। जावेद ने बात की कि वो नवंबर के अंदर आर्मी चीफ भी बदल सकते हैं, वो ठीक कह रहे थे, लेकिन वो नवंबर 2025 था। 25 अब तो वो तो सितारों की चाल अमेंडमेंट करके बदल दी ना गवर्नमेंट ने। इस मुल्क में तो सितारों की चाल भी बदल जाती है। देखें, 2 टर्म्स की गारंटी बड़ी मैटर करती है नसीम पाकिस्तान में। ठीक, एक होती है आर्मी चीफ की टर्म, एक होती है वजीर आजम की टर्म और या पार्लियामान की टर्म। एक टर्म तो सिक्योर हो गई है अगले 3 साल,
बिल्कुल। क्या दूसरी सिक्योर है? नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता लिमिटेड एजिटेशन भी होता है और वहां से चीजें हाथ से बाहर हो जाती हैं, तो कुछ पता नहीं कि कोई नई इक्वेशंस, हम पावर इक्वेशंस की निगोशिएशंस देख लें। ठीक। और शायद यही चीज इमरान खान देख रहे हैं। आप लोगों ने सुना मालिक साहब क्या कह रहे हैं, और ये भी मामला जो ट्रंप वाला है वो भी किसी हद तक जो कह रहे हैं ये हमारे जावेद चौधरी साहब, वो भी ठीक है, लेकिन लगता ये कि इमरान खान साहब की अपनी कैलकुलेशन है। उनका ख्याल है डिसरप्शन जो है और प्रेशर जो है, स्ट्रीट प्रेशर, वही बात को आगे बढ़ाएगा। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि क्या स्ट्रीट प्रेशर जनरेट हो पाएगा या नहीं, लेकिन बहरहाल वो तो वक्त बताएगा। अगर 24 की तारीख कायम रही, अगर 24 की तारीख कायम रही तो फिर देखेंगे 24 को। लेकिन नाज़रीन, जो मामला निजकारी का है और पीआईए की निजकारी का, दैट इज इंपॉर्टेंट। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्राइवेटाइजेशन पर बात करते हैं पीआईए की, और उससे पहले जो बिलावल भुट्टो ने बड़ी क्लियरली कल बात कर दी कि जी मैं जुडिशल कमीशन का नहीं, आउट ऑफ प्रोटेस्ट मैंने मेंबरशिप नहीं ली। तो इस पर क्विकली हम अपने दोनों एनालिस्ट से पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट है तो ये हुकूमत खड़ी है। जावेद चौधरी साहब जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नून लीग से ज्यादा नाराज नहीं रह सकती, फासले पे नहीं रह सकती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दोनों का जो मफाद है वो बस आप समझे कि एक ही बांस के साथ लटका हुआ है, और ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। मसलन फर्ज करें कि अगर नून लीग फारग हो जाती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हो जाएगी। फिर इमरान खान साहब नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतनी स्पेस दे दी जाए कि वो फ्यूचर में इनके लिए खतरा बनी रहे। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है इस वक्त, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वेट भी कायम रखना चाहती है, और वो वेट कायम रखने के लिए यही करती है कि जब भी हुकूमत गिरती हुई नजर आती है तो फुल सपोर्ट करती है, और जब गवर्नमेंट बच जाती है तो वो फिर अपने आप को एक अपोजिशन मोड में ले जाती है। तो इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब जो है वो एक अपोजिशन का किरदार भी अदा कर रहे हैं। और ये भी ज़हन में रखें कि आसिफ अली ज़रदारी साहब भी पाकिस्तान में नहीं है, और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि मेरे पाँव में मोच आ गई, और वो दुबई बैठे हुए हैं। तो इससे भी आप देख लें कि वो भी फासले पर हैं, और बिलावल भुट्टो साहब भी अपने वाले साहब के पास ही दुबई के अंदर थे, वो पाकिस्तान नहीं आए थे जब जुडिशल कमीशन का इजलास था, और इसी वजह से वो 12 रुकनी इजलास में फैसला किया, 13वें रुकन जो थे वो गायब थे। और अब वो कुछ अपने मुतालबात पेश कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस मुतालबात के अंदर कुछ सीरियस होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट से अगर मुतालबा मनवाना हो तो वो बहुत आसान है बिलावल भुट्टो साहब के लिए, जरदारी साहब के लिए वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो गवर्नमेंट को भी पता है कि हम इनके बगैर नहीं चल सकेंगे। दूसरा, ये जो सारे मुतालबात हैं ये गवर्नमेंट से तो उनके है नहीं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, क्योंकि अब तक जो भी डील हुई है एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही बिलावल साहब की हुई है। तो गवर्नमेंट के साथ भी अगर वो बैठे हुए हैं तो एस्टैब्लिशमेंट की वजह से बैठे हुए हैं, क्योंकि वो ग्लू है, वो बांड है जिससे इन दोनों को जोड़ के रखा हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये मुतालबात कोई सीरियस है, या अगर वो वाकई वो समझते थे कि जनाब क्योंकि हमारी नहीं सुनी जा रही तो हमें नहीं बैठना चाहिए, तो उनके एक मेंबर जुडिशल कमीशन में बैठे थे, फिर वो भी ना होते, फिर फारूक एच नाइक साहब को भी वहां पे नहीं होना चाहिए, तो फिर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाईकाट कर जाती। ये क्या बात हुई कि बिलावल साहब बाईकाट कर गए, लेकिन उनका जो मेंबर तैनात किया उन्होंने कमीशन के अंदर शामिल किया, वो वहां पे बैठा है, उसमें बाकायदा पूरा वोटिंग प्रोसीजर जो था उसका हिस्सा बने वो, और उन्होंने गवर्नमेंट की फेवर में वोट दिया है। तो ये कैसे हो सकता है? मेरा ख्याल है कोई आफ्टर थॉट्स हैं, या फिर ये न्यूज के अंदर अपने आप को बरकरार रखने की ख्वाहिश है कि बजाय इसके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वेटलेस महसूस कर लिया जाए, तो एक वेट क्रिएट कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब। लेकिन ये कोई सीरियस मैटर नहीं है, ये सीरियस मैटर नहीं है। और आपने कहा आर्जी तौर पे ऑपोजिशन के मोड में, मालिक आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उनका तो इशू 2-3 इश्यूज थे। एक तो वो कह रहे थे कि हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, प्रॉबेबली दे वर एक्सपेक्टिंग अ लार्जर शेयर, आई डोंट नो, बिकॉज उन्होंने उस पर एलैबोरेट नहीं किया। फिर उनकी 2-3 टर्म्स और भी 1-2 प्रोविजंस के ऊपर एतराज थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, अगेन उस पर उन्होंने खुल के बात नहीं की। सो आई रियली डोंट नो कि अंडरलाइंग रीजन क्या है, बिकॉज जहां तक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थी वो तो लगता है कि ठीक ही मिली है उनको। मेरा ख्याल है जो इस्लामाबाद में हम सुन रहे हैं कि जो माइनॉरिटी वाली मेंबरशिप थी कि जी या खातून को मिलेगी या माइनॉरिटी के मेंबर को मिलेगी, तो उसमें वो बलोचिस्तान से जो नॉमिनेशन हुई वो भी उनसे नहीं पूछा गया। मे बी ही वॉज एक्सपेक्टिंग दैट थिंग ऑल्सो।
सो अनलेस वो क्लैरिफाई करें कि प्रोटेस्ट की बेसिस क्या थी, आई डोंट नो कि क्या उसमें हम कह सकते हैं। जी, वो जैसे अभी कह रहे हैं जावेद साहब कह रहे हैं ना कि ये बस थोड़ी देर के लिए ऑपोजिशन का रोल अदा करना चाहते हैं, बिकॉज कभी ये रोल लेते हैं कभी दूसरा, कि ये लाजिम और मलजूम है पीपल्स पार्टी और PMLN, दे आर को डिपेंडेंट जहां तक पावर की इक्वेशन का ताल्लुक है। तो परहैप्स नहीं नसीम, उसमें फिर वो जनरलिटी में बात होती है। जब भी माजी में हमने देखा है जनरलिटी में बात होगी, मसलन हम इकोनॉमिक पॉलिसी से डिफर कर रहे हैं, हमारा इशू है प्राइवेटाइजेशन का, सब जब आप स्पेसिफिक में आके, और ये जुडिशियल कमीशन बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसके ऊपर स्पेसिफिकली ये कहना कि हम प्रोटेस्ट में नहीं बैठ रहे, ये आपको पता है कि इसके बाद सब्सिक्वेंट सवाल उठेंगे, जी प्रोटेस्ट किस बात का है, झगड़ा है किस बात का, और पूरी सुप्रीम कोर्ट की हैयत बदल गई है और उस पर आपका क्या प्रोटेस्ट है। तो आई थिंक ये इट्स अ लिटिल मोर देन दैट। नहीं, बट जैसे जावेद सिंह के उनके वो तो बैठे थे आके फारूक नाइक साहब, अगर प्रोटेस्ट होना था तो दोनों बाहर निकलते। आई एग्री विद हिम, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये इतना कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। जरा PIA की निजकारी पे आए, ये बताइएगा, यू फॉलो दीज थिंग्स वेरी क्लोजली, वेयर आर वी? देखें, इन्होंने जब आप इनकी टर्म्स पढ़ें तो कमाल इन्होंने किया हुआ है। आप मेजॉरिटी शेयर दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी जो गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स हैं या गवर्नमेंट है वो डिसाइसिव चीजें करेगी। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार चीज आपको बताऊं, मेरे प्रोग्राम में जुबैर आए हुए थे, मोहम्मद जुबैर साहब, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पॉइंट आउट की। उन्होंने कहा जी तमाम अखबारात में चला और हर जगह चला कि जी बेस प्राइस जो थी वो 85 अरब थी, वो नहीं थी। इन्होंने ये कहा था कि जो भी आएगा वो 70 बिलियन प्लस कम से कम डालेगा, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, और वो टोटल फिगर आ रहा था 85-86 अरब के ऊपर। इन्होंने जो TORs बनाए हैं वो बड़े ही अजीबोगरीब TORs बनाए हैं कि मैं आ जाऊं, मैं आके PIA खरीदूं, लेकिन चलाऊं मैं आपकी मर्जी से। और भाई अगर आपने अपनी मर्जी से चलाई तो चला के नतीजा आपने देख लिया ना। आप हर साल आप 90 बिलियन का लॉस इकट्ठा कर देते हैं। आप आके लोगों को बता रहे हैं कि जी आप आएंगे, आप पैसे लगाएंगे, लेकिन सुनेंगे आप हमारी बात। ऐसे दुनिया में नहीं होता। सो द गवर्नमेंट was not ready to cede any control। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आके पैसे लगा रहे हैं। अच्छा, फिर उसके अंदर एक एतराज ये आ रहा था बिडर्स के, डिफरेंट बिडर्स से, जब ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि जी तकरीबन 40-45 बिलियन का एक ब्लैक होल है जो हमें समझ नहीं आ रहा। तो जो फिगर्स हैं वो मैच नहीं कर रहे, जो गिवन फिगर्स थे लाइबिलिटीज के दूसरे। इन्होंने सही तरह काम नहीं किया और प्री क्वालिफाई भी अजीब लोग किए। आप देखिए ब्लू सिटी वालों को इन्होंने प्री क्वालिफाई किया। या आपने जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट अब लिया, शायद उनको 10 मिलियन प्लस दिया। फाइनेंशियल कंसल्टेंट का काम सिर्फ बैठ के नंबर्स मैच करना नहीं होता, या खाली उसने कोई उसकी वायबिलिटी नहीं करनी होती। उसका ये भी काम होता है कि उसने बिडर्स भी लाने होते हैं, उसने फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स को भी सीक आउट करके, ये पार्ट ऑफ आपके TORs होता है। जब आप डिसाइड करते हैं कि हमारा फाइनेंशियल कंसल्टेंट कौन होगा, तो सिर्फ ये नहीं होगा कि नसीम की जो कंपनी है वो 2 मिलियन कम पे बिड कर रही है और मालिक की कंपनी 2 मिलियन ज्यादा, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। दैट इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड ये होता है कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो कितने फाइनेंशियल बिडर्स ला सकता है, उसका वो कितना क्लाउड है। यहां तो बस बांटने वाली बात है। अभी तक ये 2 आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स को ये $25-30 मिलियन दे चुके हैं। और जो बिड आई है वो भी $20 मिलियन की बनती है टोटल। ये तो वो खर्चे से भी नीचे की बिड है। दे नीड टू गेट देयर हाउस इन ऑर्डर। इसमें बिडर्स पे ब्लेम डालने से ज्यादा ये नालायकी है गवर्नमेंट की, प्राइवेटाइजेशन कमीशन की, एंड दे हैव रियली फेल्ड इन द जॉब। देखिए, और वो कह रहे हैं कि जी हमने अपना काम बड़ा ठीक किया, पुरानों की गलतियां हमारे पर न डालें। जावेद चौधरी साहब से भी नाजरीन हम यही बात पूछेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात करें PIA की निजकारी पे। जावेद चौधरी साहब, आपने भी इसको फॉलो किया है, आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जब दौर था, वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त PIA की एवेल्यूएशन हुई थी तो पता ही चला था कि PIA रोजाना 11 करोड़ रुपए का नुकसान कर रही है। और अब वो नुकसान जो इस वक्त नसीम ज़ारा साहबा, वो है 24 करोड़ रुपए रोजाना। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रोज आपका 24 करोड़ रुपया खा रही है।
और उस वक्त भी शाहिद खान अब्बासी साहब ने यह तजवीज़ दी थी कि अगर 1 रुपए पे भी ये बिकती है तो इसको बेच दें, किसी और के हवाले करें, किसी और के मथे मारें, और उसका फायदा ये होगा कि कम से कम ये जो हम रोजाना 11 करोड़ रुपए का लॉस कर रहे हैं, जो इस वक्त 24 करोड़ रुपए का है, तो उससे तो बच जाएंगे। जो कौमी खजाना है उसमें 90 अरब रुपया साल का वो बचेगा। तो इससे जान छुड़वाएं किसी न किसी तरीके से, और गवर्नमेंट जो है वो इस चीज पे एग्री करती है कि इससे हमें किसी न किसी तरीके से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। लेकिन क्योंकि इसके अंदर पॉलिटिकल मामला बहुत ज्यादा है, इसके अंदर आप देखें पीआईए के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ज्यादा लोग हैं जो कभी थे और उसके बाद इनको मुलाजमतें दी गई। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं क्योंकि वहां पे इंसाफ फोरम बना हुआ है प्रॉपर, उसके अंदर एक एसोसिएशन बनी हुई है, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी हैं, और ये लोग तकरीबन बेरोजगार होंगे और गवर्नमेंट के ऊपर मलबा डलेगा। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं ये चाहती और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक लिहाज से चाहती भी है, लेकिन दूसरे लिहाज से वो नहीं भी चाहती कि ये ढोल इनके गले में बंधे। तो इसीलिए इस किस्म की प्रपोजल्स लेके आते हैं कि जिससे ये डिले हो सके। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि हम इसे ओपन बिड में फरोख्त नहीं करेंगे, इसे कोई प्राइवेट कंपनी नहीं खरीद सकेगी, इसे हम या अबू धाबी या फिर इसको फिर कतर के हवाले करेंगे। तो अब ये कतर और अबू धाबी की तरफ देख रहे हैं कि शायद वहां से उनकी गवर्नमेंट राजी हो जाए और फिर ये गवर्नमेंट के हवाले कर दे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है तो किसी दूसरी गवर्नमेंट के हवाले किया जाए। वैसे इस शक्ल में पीआईए नहीं बिक सकेगी क्योंकि इसका बर्डन बहुत ज्यादा है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि जिसका लॉस इतना ज्यादा 24 करोड़ रुपए रोजाना का हो तो वो कौन उसको लेगा। जावेद साहब, ये आपके पास ये आप खबर दे रहे हैं, ये आप खबर दे रहे हैं कि अबू धाबी या कतर को, क्योंकि हमें जो मालूम हुआ है वो तो ये कि जब केयरटेकर गवर्नमेंट थी तो उस वक्त एक्चुअली हमारे जो एम्बेसडर्स थे उनको कतर में भी कहा गया, यूएई में भी कहा गया कि जी आप जाएं और मोबिलाइज करें सपोर्ट फॉर इट्स परचेज, लेकिन उस वक्त तो कोई लेने वाला नहीं था। तो अब क्यों हालात बदलेंगे जबकि पीआईए के हालात और बदतर हैं? ये देखिए कल मीटिंग हुई थी ना, उस मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि जो 10 अरब रुपए की बिड है उसको कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट ने, और कैंसिल करने के बाद उन्होंने कहा कि अब इसका दूसरा वे आउट निकालते हैं, और वे आउट यही है कि अबू धाबी और जो कतर है उसको कायल किया जाए। तो अब ये उस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब ये ओपन बिड नहीं होगी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट को तो प्राइवेट कंपनी। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं। आप लोग दोनों के मैं चाहूंगी कमेंट्स के, जो स्मॉग का मामला काफी सीरियस होता चला जा रहा है, मालिक इसमें क्या गवर्नमेंट कर सकती है इस वक्त, या कोई इस वक्त इनके पास हल है जो वो नहीं कर रहे? क्योंकि हाँ ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वाला भी ये मसला इतना आसान नहीं है। जो इनका सॉवरन वेल्थ फंड की बात हो रही थी जिसके तहत इन्होंने कहा था कि हम इतनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को हम डिफरेंट गवर्नमेंट्स को बेच देंगे। अब आईएमएफ ने वो भी का लॉ चेंज हो रहा है और आजकल जो डेलीगेशन आया हुआ है उसको भी इन्होंने कहा है कि जी हम लॉ अपना चेंज कर देंगे। वो जब लॉ चेंज हो जाएगा तो इनके पास ये लग्जरी खत्म हो जाएगी कि हम डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेच दें, वो ये नहीं कर पाएंगे। दूसरा देखें, पीपल्स पार्टी को हम जो मर्जी कहें, उनका एक पब्लिक स्टांस है वो एंटी प्राइवेटाइजेशन है। इसलिए वो, और जब मैं पीपल्स पार्टी के सीनियर लोगों से बात करता हूं तो उन्होंने ये कंसीड करते हैं कि यार हमने गवर्नमेंट को कह दिया हुआ कि हम पब्लिकली खप डालेंगे, अगर आपने बिकता है तो आप बेच दें, तो वो शोर डालेंगे। लेकिन वो रेजिस्टेंस उसको वैसे ही नहीं कर रहे, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे लेकिन उसको ब्लॉक नहीं करेंगे। पीएमएलएन का एजेंडा था हमेशा से और डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि जी प्राइवेटाइजेशन, और मियां साहब के जमाने में हुई भी, अभी तक जो हुई है उसी जमाने में हुई है। इसमें बोल्ड डिसीजन इनको लेना है। ये हर चीज में चाहते हैं कि जी इल्जाम या जो भी उसका बोझ है वो हम बांटते रहें, वो बांटने नहीं हो सकता। बड़ी सिंपल चॉइस है, बिकती नहीं है तो बंद करें। ये कोई इज्जत बेइज्जती का मामला नहीं है। तकरीबन 19-20 इंटरनेशनली नेशनल एयरलाइंस बंद भी हुई हैं और या बेच दी गई हैं या बंद हो गई है। जब एयर इंडिया का ट्रांसफर हुआ था 1 रुपए में हुआ था और ग्रुप ने सारी अपनी लायबिलिटीज वगैरह की थी। ये गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है और बिल्कुल बात यह है कि अगर आपको पैसे आते भी नहीं है तो साल का 90 बिलियन तो रुके, 800 बिलियन आपने इसका एक्यूमुलेटेड डेट किया हुआ है, कोई मजाक है? बंद करें इस चीज को। लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप लोगों पे टैक्स लगाई जा रहे हैं और पिछले 1 साल में जो आपका करंट एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, नसीम, वो 21% बढ़ गया। ये वो वक्त था कि आपको अपने खर्चे कम करने थे, या तो गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ रहे हैं भाई। वो
तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं सरकारी मुलाजमीनों की। अभी जो SBR के अंदर ड्रामा चला है वो भी आपने देखा है, उनके लिए बिलियंस की गाड़ियां ली जा रही हैं। यहाँ प्रायोरिटीज बड़ी स्क्वाड प्रायोरिटीज हैं, ये बस सुना जाते हैं लोगों को, देखे हम ये करेंगे वो करेंगे। आपको पता है इस बजट के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन के रिसीवेबल्स हैं वो 30 अरब के रखे हुए। अब 30 बिलियन जब आपने खुद मार्कअप रखा हुआ कि जी मार्क किया हुआ कि हमें 30 बिलियन मिलेगा, इसका मतलब है आपको पता था PIA नहीं बिकनी। अगर आपने बेस प्राइस PIA अगर आप इनकी बात मान लें और कि अच्छा जी वो 85 अरब ही थी बेस प्राइस, तो बजट डॉक्यूमेंट में तो आपने 30 बिलियन इनकम रखी हुई है 30 अरब। सो पता था गवर्नमेंट को कि हमारे से प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी। वो प्राइवेटाइजेशन के वजीर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मेरी ये जॉब नहीं है कि मैं पहले स्टेबलाइज करूं PIA को और फिर बेचूं। ये इग्नोरेंस है। जो TORs हैं और जो मैंडेट है प्राइवेटाइजेशन कमीशन का वो ये है कि जो भी एंटिटी इन्होंने बेचनी है इनके जॉब डिस्क्रिप्शन में है कि आपने उसको स्टेबलाइज करना है और फिर एक मार्केटेबल एंटिटी बनानी है और उसको बेच देना। अगर आपके वजीर को, अगर आपके टॉप सेक्रेटरी को, दूसरों को ये नहीं पता कि प्राइवेटाइजेशन का रोल क्या है, प्राइवेटाइजेशन करनी कैसे है, तो आप मुझे बता दें होगी कैसे। चलिए अब देखेंगे कि कैसे होगी। ये तो फिलहाल तो चल नहीं रहा मामला। जावेद चौधरी साहब ने एक कहा कि कमीशन ने ये डिसाइड किया कल मीटिंग में, बट वो भी पता चल जाएगा इन द नेक्स्ट फ्यू डेज के किस तरफ बात बढ़ेगी। आपने एक और बता दिया कि G2G नहीं हो सकता, हालांकि हमने भी ये सुना था कि G2G डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने, सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने हमारे शो में कहा कि G2G इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। स्मॉग पे आप दोनों का ये जावेद आप बताइएगा, स्मॉग पे क्या गवर्नमेंट कर रही है जो कर सकती है? क्योंकि हम देख रहे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं भाग भाग के वो खरीद रहे हैं। एयर प्यूरिफायर्स कह रहे जी मार्केट में खत्म हो गए, तो क्या अब ये मामला इसी तरह से चलेगा या कुछ गवर्नमेंट के बस में है? नहीं, गवर्नमेंट सीरियस नहीं है इसके अंदर। उसकी वजह यह है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए थी। आपको यकीनन ये पता होगा कि जो स्विट्जरलैंड था इसको 1600 समथिंग में, आज से तकरीबन 350-400 साल पुरानी बात है, वहां पे जर्मनी ने लकड़ियां काटनी शुरू कर दी थी, दरख्त काटने शुरू कर दिए थे। जर्मनी को बहुत ज्यादा लकड़ी चाहिए थी उस वक्त, तो उन्होंने इनके साथ एग्रीमेंट कर दिया कि जी हम आपसे, क्योंकि आपके पास सरप्लस फॉरेस्ट है, तो अगर आप इजाजत दें तो हम यहां से लकड़ी काट के ले जाते हैं। तो उन्होंने इजाजत दे दी। वो इतनी ज्यादा लकड़ी उन्होंने काट ली कि उसके बाद फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ स्विट्जरलैंड के अंदर कि वहां बर्फ नहीं पड़ी। तो जब बर्फ नहीं पड़ी तो लोगों को अंदाजा ये हुआ कि ये तो हमने अपना पूरा माहौल खराब कर लिया है। तो उस वक्त से उन्होंने ये पॉलिसी बनाई कि अब स्विट्जरलैंड के अंदर दरख्त नहीं कटेगा, कुछ भी हो जाए। गवर्नमेंट की बाकायदा परमिशन चाहिए होगी और उसके लिए बाकायदा बोर्ड बैठेगा, वो जाएगा, जाके देखेगा और फिर उस शख्स को पाबंद करेगा कि अगर ये दरख्त कटना है तो उसके बाद आपने 100 दरख्त आपने लगाने हैं और उन दरख्तों को बड़ा होना चाहिए। यह नहीं कि आपने पौधा लगाया उसको बकरी खा गई अब, या उसको बाद बैल खा गया या गाय खा गई, ये नहीं, आपने उसे 100 दरख्त पूरे करके दिखाने हमने कि ये बड़े हो गए हुए हैं। तो ये कौमें जो है इस तरह फैसला करती हैं। तो स्मोक जो है अब एक फिनोमेना है और ये पहले सिर्फ लाहौर तक होता था, अब यहां से घूम के अगर आप साउथ की तरफ जाएं तो रुझान यानी डेरा गाजी खान को क्रॉस कर गया और इस साइड से अब ये पेशावर तक पहुंच गया हुआ है। तो इसके लिए एक नेशनल पॉलिसी बनानी पड़ेगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट्स जो है उनके इतना विजन भी है या उनके पास इतना टाइम होता है कि वो इन चीजों के ऊपर तवज्जो दे सके। अब देखिए मरियम औरंगजेब साहबा जो है वो स्विट्जरलैंड चली गई, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 57 था और यहां पे 1257 था उस दिन। तो वो अपनी चीफ मिनिस्टर के साथ वहां चलेगी, मियां नवाज शरीफ साहब के पास वहां चलेगी। अब मुझे इस चीज की समझ नहीं आई कि मरियम औरंगजेब साहबा जो है उनका मरियम नवाज साहबा की बीमारी के साथ क्या ताल्लुक है? क्या वो थायराइड की स्पेशलिस्ट थी कि उन्हें पाकिस्तान से आप साथ ले गए कि आए आप भी साथ चली जाएं, तो आप डॉक्टरों को मशवरा दें कि उन्होंने कैसे इलाज करना है? तो यहां पे होना चाहिए गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। कोई पॉलिसी नहीं है, कहते हैं कि शादियों पर 2 महीने पाबंदी लगा दें, तंदूर बंद कर दें या स्कूल बंद कर दें। आप जरा नथिया गली बूरबन में देखें जो पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ठीक कह रहे मालिक, जिस तरह नथिया गली बूरबन में कंस्ट्रक्शन हो रही है, नथिया गली बूरबन तो लगेगा जैसे आप चीचावतनी में बैठे। यानी कि कोई भी चीज जो है उस पे आई थिंक जावेद चौधरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म विजन ही नहीं है। तो ये स्मोक का जो आज हम रोना रो रहे हैं, ये लगता है कि इट्स हियर टू स्टे एंड गेट वर्स। देखें, वो अंग्रेजी में कहते हैं वॉक द टॉक। सिर्फ वॉक द टॉक कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। हर चीज का सोल्यूशन है, आपने कोई व्हील री इन्वेंट नहीं करना।
पूरी दुनिया इन चीज़ों से डील कर रही है, हमारे लिए भी इशू है, लेकिन बात यह प्रायोरिटाइज आप करें। मैं तो कहता हूँ आप बाकी छोड़ें बात। मैंने एक ज़माने में चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक बार मेरे से पूछा पुराने ने कि जी यार गवर्नमेंट एफिशिएंसी और ये वो, मैं कहते चले आप एक काम करें, आज सिर्फ लाहौर की ट्रैफिक सीधी करके दिखा दें, बड़े काम छोड़ दें। और ये शहरों की ट्रैफिक इनसे सीधी नहीं होती यार, इन्होंने क्या करना है। ठीक बात है। एनीवे आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।